जय भीम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुधीर कुमार जाटव और आपका स्वागत है मेरे चैनल रियल टॉक विद सुधीर कुमार जाटव में। इन दिनों अखिलेश यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है। कल वो वीडियो मैंने देखी तो मुझको बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इस बात का हुआ कि अभी तक किसी ने भी इस वीडियो पर सवाल नहीं उठाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेताओं, खुद अखिलेश यादव, शिवपाल यादव के फ़ोटो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ अक्सर वायरल होते रहते थे। लेकिन वीडियो मैंने पहली बार देखी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का गर्मजोशी के साथ स्वागत कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो पर अभी तक किसी ने भी कोई सवाल नहीं उठाया। आखिर क्या कारण है कि कोई इस पर सवाल नहीं उठाता? अगर यही वीडियो बहन जी की जारी होती तो अब तक इस पर बवाल मच जाता, क्योंकि वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बसपा को ये लोग पहले ही घोषित कर चुके हैं और समाजवादी पार्टी का मुखिया तो खास तौर पर बहुजन समाज पार्टी पर आक्रामक रहते हैं। बहुजन समाज पार्टी के लिए कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देना अपना वोट खराब करना है। तो ऐसी क्या चीज़ है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बहुजन समाज पार्टी को बताते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के नेता अक्सर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनके शादी विवाह के प्रोग्रामों में शामिल होते हैं। खुद समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहता हूं। खुद शिवपाल सिंह यादव कहते हैं कि हमारी मुख्यमंत्री से बात होती रहती है और जब चाहे हम उनको फ़ोन करते रहते हैं और वो हमारी मदद भी करते हैं। लेकिन बहन जी की एक पुरानी फ़ोटो, जब बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था, उस समय की फ़ोटो ये लोग कंधे से चिपकाए घूमते रहते हैं, जैसे कि बंदरिया अपने मरे हुए बच्चे को चिपकाए घूमती रहती है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पुरानी फ़ोटो लिए घूमते रहते हैं। इस तरह से घूमते रहते हैं जिस तरह से बंदरिया अपने मरे हुए बच्चे को चिपकाए घूमती रहती है। यह फ़ोटो उस समय की थी जब बहन जी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनी थी। लेकिन समाजवादी पार्टी के फ़ोटो ताज़ा ताज़ा वायरल होते रहते हैं, लेकिन इन पर कभी कोई सवाल नहीं उठाता। आखिर इसका कारण क्या है? क्या इसका कारण यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया था, बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या खुद भारतीय जनता पार्टी इन लोगों के लिए अछूत है? क्या ये लोग भारतीय जनता पार्टी को अछूत मानते हैं? क्या इनके भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध नहीं है? तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी दल के लिए अछूत नहीं है और किसी भी वर्ग के लिए अछूत नहीं है। ना वो हिंदू के लिए अछूत है और ना वो मुस्लिमों के लिए अछूत है, वो सब के लिए स्वीकार्य है। लेकिन अगर किसी के लिए अछूत है तो बहुजन समाज पार्टी है। फिर आखिर क्या कारण है कि ये लोग बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम घोषित करते रहते हैं, जबकि ये खुद भारतीय जनता पार्टी के साथ मज़े में घूमते रहते हैं, मज़े में गले लगते रहते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करना इसलिए बुरा था कि भारतीय जनता पार्टी एक सांप्रदायिक पार्टी है? क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करना इसलिए गलत है कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू की? क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए गठबंधन करना गलत है कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का निर्माण कराया? क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करना इसलिए गलत है कि भारतीय जनता पार्टी ने बाबरी मस्जिद ध्वंस कराई थी? सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब भी सभी के हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करना गलत है तो ऐसा कौन सा दल है
जिसने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया। इंडिया गठबंधन के बहुत सारे दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर चुके हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबैयाँ कर चुके हैं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी की ही बात करें तो समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव सबसे पहले 1989 में मुख्यमंत्री बने और उस दौरान वो 1 साल 163 दिन तक मुख्यमंत्री रहे और उनकी सरकार को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त था। उसके बाद स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव 2003 से 2007 तक भारतीय जनता पार्टी के अपरोक्ष समर्थन से मुख्यमंत्री रहे। अब बात करें डीएमके की, तो डीएमके भी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में शामिल रह चुकी है। अगर बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में शामिल रह चुकी है और उसमें उमर अब्दुल्ला सबसे युवा विदेश राज्य मंत्री बने थे। अगर बात करें ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रेल मंत्री रहीं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोयला एवं खनन मंत्री भी रहीं। अगर बात करें शिवसेना की, तो शिवसेना का तो बहुत पुराना इतिहास है भारतीय जनता पार्टी के साथ। शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाया और भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाया। 33 साल दोनों पार्टी आपस में गलबैयाँ करके रहीं। अगर बात करें एनसीपी की, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का भी भारतीय जनता पार्टी के साथ पुराना संबंध रहा है और उन्होंने तो अपनी आधी पार्टी भतीजे अजीत पवार के साथ भारतीय जनता पार्टी में भेज दी। अगर बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ने के कारण भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो फिर ममता बनर्जी जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और वो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं और वो कहती हैं कि कांग्रेस मुश्किल से 40 सीट भी इस बार जीत पाएगी, तो वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं है क्योंकि वो ब्राह्मण है। इसी प्रकार आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस वहाँ कह रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से कुछ सीटें कम रह गई तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए आम आदमी पार्टी भागेगी। तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं है। अगर बात करें सांप्रदायिकता की, कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता की राजनीति करती है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अछूत है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से कभी गठबंधन कर सरकार बनाने वाली बहुजन समाज पार्टी अछूत है। तो सवाल यह उठता है कि यहाँ पर कौन सी पार्टी है जो सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं करती? यहाँ पर ऐसी कौन सी पार्टी है जो हिंदू मुस्लिम नहीं करती? अगर बात करें इसी कांग्रेस की, तो कांग्रेस खुद मानती है कि राम मंदिर जन्मभूमि का निर्माण कांग्रेस ने करवाया। किस लिए? क्योंकि जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक विज्ञापन जारी किया और इस विज्ञापन में उन्होंने 4 पॉइंट राम जन्मभूमि के बारे में प्रचारित करे हैं। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने कहा है कि 1985 में राम राज्य की संकल्पना राजीव गांधी जी ने की थी और इसी संकल्पना के तहत उन्होंने 1985 में रामानंद सागर का धारावाहिक रामायण का दूरदर्शन पर प्रसारण कर श्री राम को घर घर पहुंचाने का काम किया था। दूसरे पॉइंट में वह कहते हैं 1986 में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह को मनाकर राजीव गांधी सरकार ने श्री राम मंदिर का शिलान्यास कराया। 1986 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह को मनाकर राजीव गांधी ने श्री राम मंदिर का ताला खुलवाया और उसमें राम भक्तों को दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई। तीसरे पॉइंट में कमलनाथ उस प्रचार में कहते हैं नवंबर 1989 में श्री राम मंदिर के शिलान्यास की अनुमति दी
और तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह को उसमें भाग लेने के लिए भेजा। और आखिरी पॉइंट में कहते हैं कि अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमिलनाडु में राजीव गांधी कहते हैं कि राम मंदिर वहीं बनेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करने वाली बहुजन समाज पार्टी इसलिए अछूत है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर की, बाबरी मस्जिद की, सांप्रदायिकता की बात करती है, तो वही बातें करने वाली कांग्रेस क्यों अछूत नहीं है। कांग्रेस खुद स्वीकार करती है कि उसने राम मंदिर का ताला खुलवाया, उसने राम मंदिर का शिलान्यास किया और उसी ने राम राज्य की संकल्पना के तहत राम मंदिर स्थापना की बात कही थी। तो फिर लोग आखिर इसको स्वीकार क्यों नहीं करते, इस सच्चाई को। अगर भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक है तो कांग्रेस भी उतनी ही सांप्रदायिक है। बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है कि क्या बहुजन समाज पार्टी इसलिए अछूत है कि उसने कभी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया था और भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करने के कारण वो इसलिए अछूत है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में गुजरात में 2002 में दंगे हुए थे और उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। तो सवाल फिर वही है कि कांग्रेस के शासनकाल में सबसे पहले हाशिमपुर मलियाना कांड हुआ जिसमें 72 मुस्लिमों को रात के अंधेरे में मार दिया गया और उसके सभी आरोपी बाद में न्यायालय द्वारा बरी कर दिए गए। तो क्या ये दंगे किसी प्रकार से गुजरात दंगों से कम थे? अगर गुजरात दंगों के कारण भारतीय जनता पार्टी अछूत है तो फिर 1984 में सिख दंगे करवाने के लिए कांग्रेस भी उतनी ही दोषी क्यों नहीं है? क्या गुजरात में मरने वाले लोगों में और दिल्ली में सिख दंगों में मरने वाले लोगों में कोई अंतर था? क्या दिल्ली में मरने वाले लोगों की, क्या दिल्ली के सिख दंगों में मरने वाले लोगों की जान की कोई कीमत नहीं थी? कहा जाता है कि इन दंगों में 2700 से लेकर 8000 लोगों तक की हत्या हुई थी। और बेशर्मी देखिए, तब राजीव गांधी ने कहा था कि जब कोई पेड़ गिरता है तो धरती तो हिलती ही है। लेकिन लोग बाग इस पर सवाल नहीं करते क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुआ था और कांग्रेस पार्टी के लिए सब माफ है। कांग्रेस सेकुलरों की पार्टी है। और अगर गुजरात दंगों के लिए नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अछूत है तो फिर 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के लिए समाजवादी पार्टी अछूत क्यों नहीं है? क्या समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे नहीं हुए थे? क्या उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों तरफ के लोगों को जनधन की हानि नहीं उठानी पड़ी थी? क्या उसमें हजारों लोग बेघर नहीं हुए थे? क्या उसमें लोगों की जान नहीं गई थी? क्या ये इसलिए माफ है क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के शासन में हुआ था? और वो इसलिए माफ नहीं है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ था। और बहुजन समाज पार्टी इसलिए घेरे में रहेगी क्योंकि बहुजन समाज पार्टी दलितों की पार्टी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से लोग नफरत करते हैं। बात करें राष्ट्रीय जनता दल की, तो राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार हुआ जिसमें 58 दलितों का नृशंस नरसंहार कर दिया गया और सभी आरोपी बाद में बरी कर दिए गए। लेकिन ये नरसंहार नहीं है क्योंकि ये मुस्लिमों के नहीं है, क्योंकि ये दलितों के हैं। और ये इसलिए भी नरसंहार नहीं है क्योंकि ये राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में हुए थे, ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नहीं हुए। अगर इसको भी भूल जाएं तो बात करिए शंकर बिगहा नरसंहार की, जिसमें रात के अंधेरे में अनुसूचित जाति के 22 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। लेकिन इस पर भी कोई बात नहीं करेगा क्योंकि ये राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में हुए थे और इनके भी सभी आरोपियों को बाद में बरी कर दिया गया था। इन पर कोई बात नहीं करेगा। तो बात यह है कि
दंगों के कारण भारतीय जनता पार्टी बदनाम, लेकिन दंगों के कारण कांग्रेस पर कोई आंच नहीं, दंगों के कारण राष्ट्रीय जनता दल पर कोई आंच नहीं, दंगों के कारण समाजवादी पार्टी पर कोई आंच नहीं और बहुजन समाज पार्टी पर कोई दंगे का आरोप नहीं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी तब भी बदनाम है, बहुजन समाज पार्टी पर तब भी सवाल उठते हैं। तो ये क्या है? ये जातिगत कुंठा है, जातीय नफरत है। इसी जातीय नफरत को ये लोग छिपा नहीं पाते हैं, इसीलिए ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहकर बहुजन समाज पार्टी को प्रचारित करते रहते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी इनमें से किसी भी दल के लिए अछूत नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इनके लिए अछूत है और अनुसूचित जाति का कोई भी दल इनके लिए अछूत है। अगर ये लोग भारतीय जनता पार्टी के इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बाबरी मस्जिद का विध्वंस कराया था, तो इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार क्यों नहीं है? जो कांग्रेस खुद यह मानती है कि उसने राम मंदिर का ताला खुलवाया, उसने राम लला के दर्शन की अनुमति दी और उसने ही राम मंदिर में मूर्तियों का शिलान्यास किया, लेकिन नहीं, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस की गुलामी कर रखी है। कांग्रेस पर सवाल नहीं करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी पर भी सवाल नहीं करेंगे, ना ये कांग्रेस पर सवाल करेंगे, ना या भारतीय जनता पार्टी पर सवाल करेंगे। ये सवाल करेंगे बहुजन समाज पार्टी पर, ये सवाल करेंगे बहन जी पर, क्योंकि वो पार्टी अनुसूचित जाति की पार्टी है। सारे दल सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं, लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी को अछूत कहते हैं, जो कि सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं करती, जो ना मंदिर जाती ना मस्जिद जाती, जबकि सभी दलों के नेता मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मस्जिद तक होकर आए हैं। लेकिन ये लोग नफरत बहन जी के खिलाफ फैलाते हैं, क्योंकि बहन जी अनुसूचित जाति के नेतृत्व वाले दल की अध्यक्ष हैं। ये अछूत बनाना चाहते हैं। कोई ऐसा दल नहीं है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी अछूत हो, लेकिन ये लोग बहुजन समाज पार्टी पर तब भी आरोप लगाते हैं जबकि बहुजन समाज पार्टी का पिछले 22 सालों से कोई भी किसी भी तरह का गठबंधन नहीं हुआ। लेकिन वहीं ये लोग दो बार उन नीतीश कुमार को गले लगा लेते हैं जो अभी तक हालिया तक भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी रहे और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। ये उस शिवसेना को गले लगाते हैं, उस शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाते हैं जिस शिवसेना ने 33 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया। लेकिन ये लोग बहुजन समाज पार्टी को गले नहीं लगाते, ये लोग वंचित बहुजन अघाड़ी को गले नहीं लगाते, क्योंकि इन लोगों को नफरत है अनुसूचित जाति से, इन लोगों को नफरत है अछूतों से, और ये लोग उनको राजनीति में अछूत बना देना चाहते हैं। और इसमें कोई एक आदमी नहीं है, किसी एक वर्ग का आदमी नहीं है, उसमें हिंदू भी है और उसमें मुस्लिम, उसमें हिंदू भी शामिल है और उसमें मुस्लिम भी शामिल है। ये लोग अछूत बनाना चाहते हैं राजनीति। अगर बात करें भ्रष्टाचार की, ये बहन जी पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाते हैं, जबकि हकीकत यह है कि बहन जी पर आज तक कोई केस सिद्ध नहीं हो पाया और वर्तमान में बहन जी पर कोई भी केस चालू नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये बहन जी पर आरोप लगाते रहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने भ्रष्टाचार कर रखा, इसलिए चुप पड़ी हैं, जबकि राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जेल काट चुके हैं और वर्तमान में स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर हैं, अपराधी सिद्ध हो चुके हैं, लेकिन उनको लालू प्रसाद यादव में मसीहा नजर आता है। साफ साफ अपराध सिद्ध होने के बावजूद ये लालू प्रसाद यादव को दोषी नहीं मानते, जबकि जिन बहन जी पर आज तक कोई भी मुकदमा साबित नहीं हुआ उनको ये भ्रष्टाचारी कहते हैं। जबकि आप देखिए कि इस दौरान 2011 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार चली गई, उसके बाद 3 साल तक केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और उसके बाद
10 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। हो सकता है बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो, लेकिन कांग्रेस की तो बी टीम नहीं थी। तो कांग्रेस ने क्यों नहीं बहन जी के खिलाफ कार्रवाई की? कार्रवाई बहन जी के खिलाफ कांग्रेस ने भी की, कार्रवाई बहन जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने भी की, लेकिन वो बार बार माननीय कोर्ट से निर्दोष साबित होते रही। बहुत से लोग आए कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के चमचे, जो बार बार बहन जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लेकर जाते रहे और उन पर बार बार जांच शुरू होती रही, लेकिन बार बार बहन जी उसमें निर्दोष साबित होती रही। लेकिन इसके बावजूद ये बहन जी को भ्रष्टाचारी कहते हैं, जबकि बहन जी आज तक किसी केस में जेल नहीं गई। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जमानत पर हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल इनके लिए जननायक हैं, क्योंकि वो जेल गए हैं, शराब घोटाले में जेल गए हैं। इसके बावजूद इनमें साहस नहीं है कि वो अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी कह दें, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी कौन है कौन नहीं, ये जाति के आधार पर तय करते हैं, ये दल के आधार पर तय करते हैं। संजय राउत शिवसेना के जेल में रहकर आए, फिलहाल जमानत पर हैं, लेकिन इनमें ताकत नहीं कि वो संजय राउत को भ्रष्टाचारी कह दें, क्योंकि ये सिर्फ बहन जी को भ्रष्टाचारी कह सकते हैं। कोई आरोप ना होने के बावजूद बहन जी के खिलाफ भड़क सकते हैं। ये इनकी जातीय कुंठा है। ये किसी अनुसूचित जाति का राजनीति में उत्थान नहीं देख सकते, इसीलिए ये सामाजिक अछूत की तरह राजनीतिक अछूत बनाए रखना चाहते हैं।